इस हिस्से में बात होने जा रही है बिहार में आए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की। जी हां, जिस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लिस्ट आने के बाद, इस पहले ड्राफ्ट किया जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि इस लिस्ट में उनका अपना नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम काट दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गायब कर दिया जाएगा तो वो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का ये दावा झूठा साबित हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम पटना के दीघा इलाके के वोटर लिस्ट में शामिल है, उनका नाम कटा नहीं है। पहले आपको तेजस्वी यादव का आरोप सुनाते हैं और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की ओर से सबूत पेश किया गया वो भी दिखाएंगे। आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियां बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हम देश के नागरिक नहीं है, यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा। वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपने सुना। तेजस्वी यादव कह रहे ये देखिए, ये फॉर्म है, ये देखिए मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं होगा तो मुझे तो हैरानी होगी, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। फिर अपने घर में या कहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में भी बोल दिया, उनका भी नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने के बाद ये एक बहुत बड़ा आरोप है तेजस्वी यादव का। लेकिन जब तथ्य सामने आया तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि तेजस्वी यादव ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर्स में से बिहार में एक हैं। लालू यादव के बेटे हैं, उनके लेगेसी को आगे चलाने वाले नेता हैं। उन्होंने क्या कहा, नाम नहीं है लिस्ट में, लेकिन जब देखा लिस्ट तो देखिए नाम भी है, चेहरा भी है, पता भी है, उम्र भी है, सब कुछ है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, इतना बड़ा झूठ, वो भी इतने मतलब दावे के साथ। हाँ, थोड़ी हैरानी भरी चीज़ थी कि मान लीजिए अगर उन्होंने अपना रेफरेंस नंबर कुछ डाला और अगर नहीं दिखा तो बहुत आसानी के साथ बीएलओ से उसे क्रॉस चेक कराया जा सकता था कि क्या वाकई ऐसा है, बनिस्बत इस बात के कि सार्वजनिक तौर पे तेजस्वी यादव ये बात कहें और उससे सनसनी फैले। और जबकि चुनाव आयोग की लिस्ट में आप देख रही हैं कि जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है जो कि 181 नंबर विधानसभा के हिसाब से आता है, उस पर जो वेटनरी कॉलेज कैंपस में जो बूथ है, उस बूथ पर 416 नंबर के जो मतदाता सूची है उस पर तेजस्वी यादव, पिता लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या 110, 1 जुलाई 2025 को तकरीबन उम्र तेजस्वी यादव की 36 वर्ष की उसमें दर्ज है। तो कुल मिलाकर सारे डिटेल के साथ ऑलरेडी वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है। उसके बावजूद ये कहना कि उनका अपना नाम नहीं है, अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। जाहिर तौर पर यह समझ में आता है कि एसआईआर को लेकर जो एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग उन्होंने कर रखी है, उस पर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी देखें कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची को चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसके बाद उस ड्राफ्ट सूची को जारी होने के बाद 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर यानी कि 1 महीने तक आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर किसी मतदाता का नाम उसमें छूट गया है या कोई गलत ऐड हो गया है। दोनों ही कंडीशन में बाकायदा 1 महीने में उसको जुड़वाया जा सकता है या हटवाया जा सकता है। इन सारी चीजों को करने के बजाय इस रूप में हाय तौबा मचाना कि हाँ मतदाताओं के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं, यह निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग ज्यादा है बनिस्बत फैक्ट पे काउंटर करने के। एसआईआर को जब कराया जा रहा था इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें कुछ त्रुटियां समझ में आ रही थी, जिस तरीके से कराया जा रहा था, ग्राउंड पे जिस प्रकार से बीएलओ जिस प्रकार से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें सुधार कराने के बजाय इस तरह की सनसनी फैलाना तो निश्चित तौर पर बहुत अजीबोगरीब मामला नजर आ रहा है। खुद तेजस्वी यादव ने जो अपने बारे में कहा, चुनाव आयोग का
जो मतदाता सूची है, जो ड्राफ्ट सूची है, उसमें सीधे सीधे उनका नाम का दिखना ये बता रहा है कि उनके सारे कैंपेन की एक तरह से मीनाक्षी अब हवा निकलेगी, क्योंकि लोगों को भी वहां पे ये समझ में आएगा कि खामखा का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तथ्य इतना उनके खिलाफ जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, दूसरी तरफ मतदाता सूची में तस्वीर के साथ उनका नाम नजर आ रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आप सही कह रहे हैं। विजय जी, एक तो होता है कि कुल्हाड़ी पर कुल्हाड़ी का पांव पे गिर जाना, बहुत है, वो इतने में खुद सब लोग दौड़ के जो है जा रहे हैं, खुद अपना पांव कुल्हाड़ी पर दे मार रहे हैं। आपकी जरूरत ही नहीं, सब लोग समझ गए इतनी बात को। देखिए, मुझे बल्कि ये लग रहा है कि वो जो ड्राइव चला रहे हैं इलेक्शन कमीशन या SIR के खिलाफ, वो उल्टा इससे वीक हो रहा है। बिल्कुल, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे ठीक ही हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ियाँ हों, बहुत सारी परेशानियाँ हों, बहुत सारी त्रुटियाँ हों, कुछ लोगों के नाम शामिल हों, कुछ लोगों के नाम कट गए हों, लेकिन आप अपने नाम को लेकर इस तरह की बात करेंगे, और ये तो जाहिर था कि इलेक्शन कमीशन इसको कर ही देता, तो उससे आप अपने ड्राइव को या जो भी आप आरोप लगाना चाह रहे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। इससे लोगों का भरोसा कम होगा कि भाई आप फालतू की बातें कर रहे हैं। कम से कम यदि उनको नहीं पता था तो पहले चेक करवा लेते। यदि ऐसा आपने अपना नाम, वही कर रहा हूँ, अपने नाम को लेकर। जी, मेरा ये कहना है, तेजस्वी को परेशान होने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो कहा है ना चुनाव का बॉयकॉट करने वाले, चुनाव नहीं लड़ने वाले, वो तो कह चुके, तो उन्हें तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उनका नाम आता है कि नहीं आता? जब RJD ने कह दिया था कि वो चुनाव का बॉयकॉट करेंगे और कांग्रेस से अगर बात करेंगे और उतने गंभीर है वो SIR को लेके, तो फिर तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और तेजस्वी जैसा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, लालू प्रसाद का बेटा है, उप मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद के बेटे, अपने आप को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में अगर देख रहे हैं वो कम से कम अपने स्टाफ से और खुद चेक करवाते कि भाई BLSA के नाम है कि नहीं। और आप कम से कम अपना छोड़ो, आप कम से कम 4 ऐसे लोग लेकर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिनका पूरा सब कुछ है और उनका नाम नहीं है, तो आप खेलते। आप इस तरीके से बात कर आप उस पूरी मुहिम को जो आप विपक्ष चलाना चाह रहा है, उसको मुझे लग रहा है उसको कमजोर है, उसको लगभग खत्म कर दिया है। सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 100 में से 50 लोग भी उनकी बात मान रहे थे, उस पर विश्वास करना चाह रहे थे, ये जो तेजस्वी यादव जी ने किया उसके बाद कौन विश्वास करेगा? सवाल विश्वास से आगे का है मीनाक्षी जी। क्या इतने कमजोर, इतने असहाय, इतने अशक्त, इतने निर्बल तेजस्वी यादव हो गए हैं? सवाल ये है। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी पार्टी का वो नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के दावेदार, उनका नाम कट जाएगा, उनके पास एक कोई व्यक्ति नहीं जो जाके पर्ची लगा के साइन कर कहे कि भैया इसको नाम जोड़ दो। 1 महीने का समय है। नहीं सर, जोड़ दो नहीं, पहले देख तो लो कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है। कट गया, मैं तो एक्सट्रीम पे जा रही हूँ, तो अब सामने आ गया है ना, नाम नहीं कटा। लेकिन वो कट गया वाला में तो फिर उनके मुहिम को वो मिलते हैं ना दम, वो तो अलग चीज है कि जुड़ जाएगा। लेकिन ये तो उससे उस मुहिम को कमजोर, कट भी गया हो तो भी उस मुहिम को अब दम नहीं मिलता, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपको पूरी सूची दे दी, कह रहे हैं कि भैया खोजो, जो हो ठीक कराओ। ये चुनाव आयोग को ही लोकतंत्र अच्छा रहे, जीवंत रहे, उसका जिम्मा नहीं दिया जा सकता है। चुनाव आयोग की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सिर्फ जिम्मा तो हम सब का है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया है ना, हम भारत के लोग, और उसी में से एक तेजस्वी यादव जी हम भारत के लोग हैं। संविधान रोज लिए घूमते रहते हैं, राहुल जी के साथ घूमते रहते हैं, उसकी रक्षा करने का जिम्मा हम सब का है। हमारा वोट कट जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा, हम जाकर उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते। और यहां तो वो असत्य बोले ना सर, झूठ नहीं ठीक रहेगा, वो संसदीय रिकॉर्ड से निकालना। विनोद जी ने अभी टोका तो इसलिए झूठ नहीं बोला, असत्य वचन कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और बिहार की जनता जो उनके साथ भी खड़ा होगा ना, आज उसको शर्म आ रही होगी कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए, इस 1 महीने में जो इनकी लड़ाई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, चाहे पदयात्रा कर ले, चाहे जहां से जहां घूम ले, क्योंकि बिहार के हर व्यक्ति को पता है, बहुत जागरूक है वो, उसको पता चल जा रहा है कि भैया वोटर लिस्ट में हम नाम डलवाएंगे तो आएगा, कागज रहेगा तो आएगा, गड़बड़ होगी तो नहीं आएगा। अच्छा, अभी एक जानकारी है जो हमारे ब्यूरो चीफ दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है। तेजस्वी जिस एपिक नंबर से चेक कर रहे थे वो एपिक नंबर बदल गया है। नया एपिक नंबर डालने के बाद तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में दिखाई दे रहा है। ये हमारे ब्यूरो चीफ ये क्लैरिटी दे रहे हैं, तो ये जानकारी हमने भी दर्शकों तक पहुंचा दी। तो सर, अगर एपिक नंबर चेंज हो गया है तो फिर वही पता, किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उसके पास उसके अपना स्टाफ इतना होता है, उसके अपने पार्टी के नेता इतने सारे हैं जो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उसको दोबारा, तिबारा, चौबारा चेक करवा सकते हैं। फिर भी उन्होंने ये करने में जल्दबाजी दिखाई, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक नैरेटिव सेट करना चाहता हूं कि मेरा नाम नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले
चाक चौबंद तरीके से पूरी मतदाता सूची देख लेनी चाहिए थी। जी। पुराना एपिक नंबर डाला, नहीं मिला, उसके बाद मतदाता सूची देखते जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके हिसाब से उसमें बूथ नंबर से आ जाता, और वो तो ये तो उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है, और इससे जाहिर है इससे मुहिम को धक्का लगा है। लेकिन इससे पूरी मुहिम पंचर हो गई, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मान लीजिए तेजस्वी यादव का नाम आ गया, अगर विपक्ष अभी 100 ऐसे लोग लाके खड़ा कर दी जिनके वाकई नाम ना हो और जो वोटर रहे हो, तो मुहिम फिर चलेगी, नहीं है ना। तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, पहली बात तो कोई बीएलओ कोई बीएलए ये हिम्मत नहीं कर सकता कि उनका नाम काट दे, कोई नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली में आप याद करिए, जब एमसीडी चुनाव हो रहे थे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, जब वोट डालने गए तो उनका नाम ही नहीं था उसमें, वोटर लिस्ट में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं कह रही हूं सर, त्रुटि तो हो सकती है ना। मैं ये कह रहा हूं, 1 महीने का समय है ना सर, जो नाम चुना उसके लिए। मैं वो तो मान रहा हूं यार, मैं तो बात कर रहा हूं दूसरी बात, सब सबको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को मैं तो पहले ही कहा, चाक चौबंद सारी जांच करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन खाली एक इस गलती से, उनकी मतलब इस चूक से ये मुहिम पंचर हो गई, ये कहना भी एक अतिशयोक्ति है। तो मैं इसे काउंटर करती हूँ। नहीं, लेकिन चूक नहीं है सर, ये तो प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, होता तो चल जाता। चूक ये है कि बिना पूरा जांच किए आप बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये प्रोपेगेंडा, इसीलिए चूक है ना, क्या बिना तथ्य जांचे। ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि विनोद जी, एक मुहिम जो इस वक्त और विपक्ष बिहार में क्या चला रहा है, वो यही तो कह रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने भी कहा कि एटम बम है उनके पास, वो फोड़ देंगे तो सबको पता चलेगा। अब ये जो तेजस्वी यादव ने किया, और आपने कहा ना कि इसको पूरी तरह से पंचर नहीं किया है उनकी उस मुहिम को, वो क्या कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स कट जाएंगे। सबसे बड़ा नैरेटिव क्या फैलाने की कोशिश की जाए थी कि मुस्लिम वोटर्स कट जाएंगे, यादव वोटर्स को काटा जाएगा, आरजेडी और कांग्रेस के वोटर्स को काटा जाएगा। लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो सबसे ज्यादा नाम अगर कहीं पर कटे, वो तो पटना के वोटर्स के नाम कटे हैं। 3.5 लाख वोट कटे, 3.5 लाख वोट कटे। और पटना, अगर हम यूं देखें, शहरी क्षेत्र है, वहां के जो वोटर्स की आबादी है, या चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पार्टी है, वो तो बीजेपी है। भाई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनकी उस पर नहीं जा रहा हूं, मुसलमानों का नाम कटेंगे, ईबीसी कटेंगे या पिछड़ों कटेंगे। नाम तो जो पते पर नहीं मिलेगा, जिसका डबल होगा, जिसकी डेथ हो गई होगी, जिसके पास वाजिब दस्तावेज नहीं होंगे, उसका कटेंगे, वो चाहे किसी वर्ग का हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं खाली कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे आसान है कि 15 आदमी आप ले आइए जिनको मृत सूची में डाल दिया गया और वो जीवित हो और साबित कर दिए, तो हम इस पर स्टेप इन करेंगे। ये सबसे आसान है। तेजस्वी का नाम है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है वो तो तेजस्वी की गलती है जी। ये तो कि आप भाई आप कोई देखिए होमवर्क नहीं करते। सबसे कठिन काम को सबसे आसान विपक्ष के नेता जो कह रहा हूं, ये आसान काम है क्या? मरे लोग नहीं लाने हैं जिनके नाम मृत सूची में डाल दिए गए और जिंदा हैं, उनको ढूंढने में कितनी दिक्कत है भाई बिहार में। अगर ऐसा आप आरोप लगा रहे हो तो आप लाइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है ना, उन्होंने कोई 15,000 आदमी नहीं कहा, उसने 15 आदमी लाइए, इससे कम संख्या क्या हो सकती है भाई। तो बजाय इसके कि तेजस्वी यादव बिना देखे, बिना पता किए, बिना जांचे परखे बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, कह लगे कि मेरा नाम कट गया, वो उन लोगों को ढूंढे जो वाकई जिनके नाम होने चाहिए थे और नहीं है, और उनको ढूंढे, उनकी पार्टी के बीएलए, कांग्रेस के जो बाकी जो एक्टिविस्ट हैं, वो उनको पता करें कि जिनके नाम होने चाहिए थे ड्राफ्ट लिस्ट में और नहीं है और जेन्युइन लोग हैं। वो लोकतंत्र की भी सेवा होगी। तेजस्वी यादव से आगे लेके जाती हूँ, राहुल गांधी तक भी आना है, और ऑल टुगेदर जितने नाम कटे हैं, जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में नाम कटे हैं, जरा उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। चुनाव आयोग ने जो बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें 65,64,075 वोटर्स के नाम कटे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पटना जिले में वोटर्स के नाम कटे हैं। मैं इससे पहले कि आगे की डिटेल पढ़ूं, क्या कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि हमारे नाम काटने की, मतलब हमारे वोट चुराने की कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बैकडोर से बीजेपी करवा रही है। तो पटना जिला आप देखें, जहां पर बीजेपी का वोट सबसे ज्यादा, वहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे। पटना जिले में 3,95,500 वोटर्स के नाम कट गए। दूसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण, जहां पर 3,16,793 वोटर्स के नाम कटे। लेकिन अगर रीजन वाइज हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीमांचल रीजन में 9.8% वोटर्स के नाम कटे हैं। हालांकि सीमांचल में किशनगंज जिले में 1,45,913 वोटर्स के नाम कटे, जबकि पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे कम शेखपुरा जिले में वोटर्स के नाम कटे हैं। शेखपुरा में 26,256 वोटर्स के नाम कटे हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले 7,89,69,844 वोटर थे, जो अब घटकर
7,24,05,756 रह गए हैं। यानी कि 65,64,075 वोटर्स के नाम लिस्ट में अब नहीं हैं, ये कट गए हैं। अब दिलचस्प यह है कि सबसे ज्यादा वोट कटने वाले जो टॉप 5 जिले हैं, किशनगंज जिले का नाम नहीं है। और इसी लेकर बिहार में सियासत बहुत दिनों से गर्म थी। वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है और इसलिए वहां सबसे ज्यादा नाम कटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के डेटा में तो ऐसा नहीं हुआ। किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम नहीं कटे हैं। अब ये देखिए, जो एक्चुअल में हो रहा होता है और जो प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रियलिटी और नैरेटिव दोनों में बड़ा फर्क होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा? भारत के चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। फिर महाराष्ट्र चुनाव हुए, आम चुनावों में हमें सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थिति अलग थी। इन दोनों चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए। इनमें से ज्यादातर वोट भाजपा को मिले। ये साफ तौर पर धोखाधड़ी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले से ही खत्म हो चुकी है, वोट चोरी हो रहे हैं। आप ये बयान सुने, कहां-कहां पे वोटों की चोरी हो रही है। फिर इसे जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. In the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist. That it has disappeared. इलेक्शन कमीशन का वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वोटों की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन का डेटा सामने ये बता रहा है। एक हवा खड़ा किया गया हर्षवर्धन जी, ये हवा क्या था कि मुस्लिम वोटर्स के नाम कट जाएंगे। क्या कोशिश की जा रही थी कि भाई अब अगर मुस्लिमों के नेता के तौर पर किसी की चर्चा हो तो फिर वो राहुल गांधी की चर्चा हो। एक तस्वीर आपने देखी जो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी पोस्ट की। कुछ मुस्लिम लीडर्स राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप, मुस्लिम वोटर्स के कट जाने का हवा, ये सब कुछ खड़ा किया गया। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के डेटा में वो बात है? देखिए, मुझे तो सचमुच अब थोड़ी चिंता हो रही है राहुल जी के स्वास्थ्य की, क्योंकि जिस तरह से अब वो लगातार, पहले मुझे याद है कि आज मैं बोलूँगा तो संसद हिल जाएगी या क्या सुनामी या क्या आएगा, धमाका होगा, कुछ एक बार बोला था उन्होंने, हिल जाएगा सब। फिर कभी वो कुछ इसी तरह की बात करते हैं। कपिल सिब्बल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबको याद, लंदन में कहाँ हुई थी सर? लंदन में ही हुई थी ना। वो कौन सा एक हैकर आया था, उसका भी पता नहीं चला, बाद पता चला वो भी फ्रॉड निकला लंदन में। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में टू टू करके दिखाया था कि देखिए इससे हमने किया तो आम को गया, देखिए हमने इससे किया तो 2 बार बनाना को ही चला गया। जब आपको बुलाया गया तो आप कभी गए नहीं। आप चुनाव जब हारते हैं तो कुछ समय बाद आप जागते हैं। और किसी भी चुनाव में देश को यह जरूर सुनना चाहिए, आप अगर तय कर लीजिए, और कुछ लोग तो इसी के मास्टर होते हैं, आप तय कर लीजिए कि आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डालनी है तो आप 10-15 ऐसे नाम ले आइए, कुछ ऐसे बढ़े घटे वोटर लाइए। बड़ा विचित्र है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा से विधानसभा में परिणाम बदल गए। वो देश के लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है ही ऐसा भाई, चुनाव कोई जीतता है उसके तुरंत बाद चुनाव करा दीजिए तो हो सकता है वो हार जाए।
लेकिन चूंकि वो जिस दिल्ली परिवार से में इतना बड़ा जन्मे, एग्जाम्पल है दिल्ली बीजेपी का बड़ा की लहर एग्जाम्पल। पूरे देश में, लेकिन दिल्ली चुनाव हार गए, हार जाते थे। यहां तो 7 की 7 जीतते थे। उनको एक दिक्कत हो गई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल जी के स्वास्थ्य की मुझे चिंता होती है। वो बचपन से प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, प्रधानमंत्री उनके सामने उस भाव में खड़े रहते थे कि बताइए राहुल बाबा क्या करना है। अब उनका संकट क्या है कि अब उनको लगता है कि एक व्यक्ति, और देखिए टाइमलाइन क्या बता रहे हैं, 14 से मुझे संदेह है। कमाल कर रहे हो, 14 में तो कोई नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी ना थी। नरेंद्र मोदी अगर इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे तो नहीं थे, और बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हारे। 99 पे कांग्रेस पार्टी ने लाकर रख दिया था गुजरात के चुनाव में 2017 में। क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? देश के लोकतंत्र को इस तरह से कमजोर करना, अराजकता फैलाना। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। सर मैं, अच्छा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी जो लगातार आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है, तो चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया आई है, चुनाव आयोग ने कहा कि 12 जून को हमने राहुल गांधी को पत्र लिखा था, राहुल गांधी उसका जवाब भी नहीं दिया। हमने राहुल गांधी को मेल किया और बुलाया मिलने के लिए, राहुल गांधी मिलने भी नहीं आए। राहुल गांधी ने एक पत्र चुनाव आयोग को नहीं लिखा। जब चुनाव आयोग आपको 12 जून को पत्र लिख रहा है, कमीशन बुलाएगा तो राहुल गांधी चले जाएंगे। तो आप जाइए ना, चुनाव आयोग कह रहा है हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम आप आइए, हम आपको पत्र लिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि मुझे इसमें संदेह और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आप इसका वेरिफिकेशन दीजिए? क्या राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता लेके एक भी प्रूफ दिया कि ये चुनाव आयोग धांधली कर रहा है? चुनाव आयोग के मेल का राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया कि चुनाव आयोग जब मेल पे पूछ रहा है कि भाई कहां धांधली, आप हमारे से मिलने आइए, हम सारा स्पष्टीकरण देंगे। सर उन्होंने एक नई बात और कही, वो और उस बयान का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में चुनाव प्रणाली ही मर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 15 सीटों की हेराफेरी नहीं हुई होती तो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। विजय जी, 15 सीटों की हेराफेरी अगर नहीं हुई होती, सीटें उनकी मतलब बीजेपी की कम हो जाती, हेराफेरी नहीं हुई होती। ये जो 240 वाले आंकड़े को तो लेकर वो हमेशा से सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें नहीं, और आप बढ़ बाइट जाती। चलाएं उससे पहले मैं कोई बाइट नहीं चला, चर्चा करेक्ट कर दूं। जब 240 आया था तो इन्होंने कहा था हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया, गुब्बारा फूला था वो पूरी तरह से फट गया है, और हमने बता दिया, देश की जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र क्या होता है। इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था। और आप सोचिए जरा, अयोध्या सीट हार जाते, फैजाबाद लोकसभा सीट, नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 1.5 लाख का रह जाता। आज जो निशाना लगाया जाता है वही, जो अवधेश जी को सबसे पहली सीट पर बिठाया जाता है, पहली बार के सांसद हैं, क्या वो अवधेश थी वो, हमसे अपने और एक कितना बड़ा प्रूफ, मतलब ये इसका सोचिए जरा। एक प्रूफ बता दूं मैं आपको। जब दिल्ली का चुनाव परिणाम आया था, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय आए थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, तो उन्होंने कहा था कि आज एक और खबर है हमारे पास कि नांदेड़ की लोकसभा सीट हम जीत गए। प्रधानमंत्री मोदी वहां घोषणा कर रहे हैं और बाद में मालूम पड़ा जब रातों खत्म हुई तो बीजेपी वो 48 सीटों से वोटों से हार गई। अच्छा, मुझे ये लग रहा है विषय लंबा है और इस पर थोड़ी और लंबी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन एक कमेंट सर आपका लेके मैं ब्रेक पर जाऊंगी। बिल्कुल, मैं इसलिए ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर हम थोड़ी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सर ये कि सरकार हमारी बन जाती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, 15 सीटों की अगर हेराफेरी नहीं हुई होती, वो तो ठीक बात है। अगर चाची के मूछे होती तो हम उसको चाचा कहते। वो मुद्दा वो नहीं है ना। और अभी बहुत सारे उदाहरण हुए हैं लोकसभा के चुनाव में कि 303 से 240 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो उनकी हवा निकली है या कमजोर हुए ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्या वो हेरफेर नहीं कर सकते? और 2019 में तो 303 सीट थी, तो उससे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री और सरकार चुनावों में यदि उस समय गड़बड़ नहीं कर पाई, सुन रहे हैं आप बात, 2014 में तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके पास था नहीं इलेक्शन, उस समय तो राहुल जी के पास था इलेक्शन कमीशन, समझिए, तो वो वहां पर आ गए। लेकिन 2019 में 303 सीट आई, यानी 2024 की सरकार के इलेक्शन के वक्त सबसे मजबूत सरकार थी, और उस समय वो 240 पर आ गए हैं। अयोध्या की सीट का जिक्र किया, राजस्थान को देखे, राजस्थान के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 30 सीटें हार गए, वाराणसी में कम हो गया, वो सारा हुआ। फिर आप तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के नतीजे देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, वो सारी बातें हैं। तो वो नहीं है, इस लड़ाई को थोड़ा मजबूती से लड़ें। और लोग, इससे क्या हो रहा है, आप लोकतंत्र में जिन लोगों का भरोसा ना, उसे भी आप कम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी पिछली बार हार गए थे, वो वही उत्तर प्रदेश से जीत गए ना, अच्छे खासे वोटों से जीते। वो स्मृति ईरानी जो बहुत मजबूत थी, वो वहां पर एक कार्यकर्ता से हार गई हैं।